हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, लास्ट हमने पार्ट ख़त्म किया था पार्टनरशिप, उसके फंडामेंटल्स के जितने भी एमसीक्यूज़ थे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों, जितना हो सके हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी लोग जिनके पास अभी भी ये चैनल नहीं पहुंचा है वो भी हमारे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ increase in the value of asset on reconstitution of the partnership firm results into। अगर हम फर्म की रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं, और अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन जो हैं, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बी लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी नीदर ए गेन नॉर ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। दोस्तों, जब भी हम रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं और उस केस में हमारे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होने से गेन होता है, और वो गेन किनको होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। राइट आंसर इज़, जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो गेन होता है, और गेन किनको होगा, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। ए इज़ द राइट आंसर, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिकॉर्डेड ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी जो हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जिनका बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी। जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकन्स्टिट्यूशन के समय रिकॉर्ड करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, a loss to the existing partner, A is the gain to the existing, and B is the loss to the existing partner, और C neither gain nor a loss to the existing partner। तो जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे, इट मीन्स हमारे एसेट्स की वैल्यू पहले से इंक्रीज़ होगी, और जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो वो गेन होता है। तो इस केस में भी ये गेन होगा टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी। हम कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ आपको पता है, हमारा जो कर्ज होता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका बैलेंस शीट में पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसका बैलेंस शीट में कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी नीदर ए गेन नॉर ए लॉस। तो जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स कि हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि जो लाइबिलिटी, जो कर्ज हमारे पास पहले था, अब ये उससे ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हमारी नज़र में आई। जब भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे, हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ये लॉस होगा। राइट आंसर इज़ बी, ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ ए। हमारा जो रिवोल्यूशन अकाउंट, या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, वो कौन सा अकाउंट है, ए पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा जो रिवोल्यूशन अकाउंट है वो क्या है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट। तो आपको पता है रिवोल्यूशन अकाउंट में हम एसेट्स की वैल्यू की इंक्रीज़ और डिक्रीज़, यानी एसेट की वैल्यू कम होना या बढ़ जाना, दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट की वैल्यू बढ़ी तो गेन है, और कम हुई तो लॉस। और आपको पता है जिस अकाउंट में हम अपने गेन या लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। राइट आंसर इज़ नॉमिनल अकाउंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, यानी जब प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, किस रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शंस आर, ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, सी इक्वल रेशो। तो जो भी रिवोल्यूशन के समय हमारा बैलेंस आता है, मतलब प्रॉफिट या लॉस, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आपस में बांटते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट आर डिवाइडेड बाय पार्टनर इन द रेशियो ऑफ। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है तो प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे, ये मैंने रूल्स करवाए थे, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और उसमें मैंने बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में ना हो तो पार्टनर्स आपस में जो प्रॉफिट बांटेंगे वो हमेशा इक्वल रेशियो में बांटेंगे। बी इज़ द राइट आंसर कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जहाँ पर पार्टनरशिप डीड ओरल है, रिटर्न में नहीं है,
उस केस में प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज़ ऑलवेज पेड एट द रेट ऑफ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है कि जो पार्टनर फर्म को लोन देता है उसको अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई है तो उस केस में उसको 6% हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो राइट आंसर इज़ बी, यानी जो पार्टनर लोन दे रहा है उसको 6% हमें इंटरेस्ट देना होता है। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगेन जहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना यानी रिटर्न में नहीं है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है? सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ अबव। दोस्तों अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको एक करेक्शन करनी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो उस केस में ना पार्टनर को सैलरी मिलती है, सॉरी यहाँ पे लिखा था, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव, कि पार्टनर्स को क्या नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि पार्टनर्स को क्या नहीं मिलता, ए सैलरी, बी कमीशन, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी ऑल ऑफ अबव। तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तब पार्टनर्स को ना तो सैलरी मिलती है, ना कमीशन मिलती है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। सो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, कि पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता। नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल आर। पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं? जब कैपिटल ए फिक्स्ड हो, बी फ्लक्चुएटिंग हो, सी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट हैं ये हम तब ओपन करते हैं या तब बनाते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड होती है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल, एडिशनल कैपिटल या फिर ड्राइंग्स शो करते हैं, और दूसरा होता है करंट अकाउंट जिसमें हम पार्टनर्स की जितनी भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं और जितने भी उसके एक्सपेंसेस हैं वो हम डेबिट साइड में शो करते हैं। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज फॉर। अगर डेट ऑफ विड्रॉल यानी किस डेट को पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया अगर वो नहीं दी गई तो इंटरेस्ट हम कितनी देर के लिए चार्ज करते हैं। ये भी मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो केसेस करवाए थे, वेरी फर्स्ट केस यही था कि इफ़ डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट स्पेड, वेरी फर्स्ट नहीं था वो सेकंड केस था कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई तो रेट ऑफ हम जो इंटरेस्ट है वो कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ विड्रॉल जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा 6 मंथ्स का चार्ज किया जाता है। सो राइट आंसर इज़ बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैलकुलेटेड आर कैलकुलेटेड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? ए ओपनिंग कैपिटल, बी क्लोजिंग कैपिटल, सी एवरेज कैपिटल, डी क्लोजिंग कैपिटल लेस ड्राइंग्स। तो दोस्तों जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, पार्टनर जो कैपिटल लगाई है जो उसकी ओपनिंग कैपिटल होगी शुरुआत में, साल के शुरुआत में या जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो उसको हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। तो जो ओपनिंग कैपिटल होती है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं। सो राइट आंसर इज ए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही ओपनिंग कैपिटल पे हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज द करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर विल ऑलवेज एज। किसी भी पार्टनर के करंट अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? ए डेबिट बैलेंस, सॉरी ए क्रेडिट बैलेंस, बी डेबिट बैलेंस, सी नो बैलेंस, डी में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो करंट पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या फिर क्रेडिट। सो डी इज़ द राइट आंसर। आंसर की में इसका आंसर गलत है तो आप उसको करेक्ट कर लें। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का कोई भी आंसर हो सकता है क्योंकि करंट अकाउंट में आपको पता है क्रेडिट साइड में इनकम्स और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेज रिकॉर्ड करते हैं। तो कई बार लॉसेज ज़्यादा हो सकती हैं, कई बार इनकम ज़्यादा हो सकती हैं, तो इधर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हेन ए पार्टनर इज़ इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ पेएबल। जब किसी पार्टनर को हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो हम उसको कहाँ से पे करेंगे? ऑप्शंस आर ए आउट ऑफ प्रॉफिट, बी आउट ऑफ कैपिटल, सी मे बी आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल, डी नन ऑफ दिस। या तो आउट ऑफ प्रॉफिट देना है या आउट ऑफ कैपिटल, या प्रॉफिट और कैपिटल दोनों में से, या नन ऑफ दिस। तो पार्टनर्स को जो भी उसका कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट मिलता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year इज़ 50,000। फाइंड आउट, हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो दोस्तों गुडविल इसने कहा कि हमें 50,000 दे दी हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 हैं। इसमें आपको मैं करेक्शन करा दूँ, एक्चुअल में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 नहीं है 2 हैं, तो आप इसको 2 कंसिडर करोगे। सो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर 50,000। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। देखो दोस्तों हमारे जो गुडविल है
ये आपने 2 कंसिडर करना है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपको सबको ये याद होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब आपके क्वेश्चन में गुडविल आपको दी है 50,000, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करो, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यहाँ पे दिए हैं 2, तो इंटू 2, तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आपका हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर डिवाइड करोगे वो आ जाएगा 25,000, ठीक है। तो ये 25,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप देख लो आपका आंसर जो 25,000 है वो किस में है? तो ए में 1,00,000 है, बी में 50,000, सी में 20,000, डी 25,000। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा 25,000। इसकी भी आप करेक्शन कर लेना। तो यहाँ तक मैं आपको अभी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो एमसीक्यूज़ हैं इसके लिए मुझे फिर से बोर्ड चाहिए होगा, तो मैं आपको वो बोर्ड पे करवाऊँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा 15 से आगे जो एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि उसमें मुझे कुछ वर्किंग्स भी करके दिखानी है आपको, तो मैं आपको बोर्ड पे कराऊँगा। तब तक आप ये पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।